बिलाल अहमद कौन है, यानी क्या करते हैं? एक इंजीनियर लड़का है जिसने अपनी जो तालीम हासिल की उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। उसने अपनी मतलब उसकी जॉब की फील्ड वो नहीं है जो उसने तालीम हासिल की। कारोबार का शौक था शुरू से, तो कारोबार करना चाहता था। एटलीस्ट किसी के पास जॉब नहीं करना चाहता था, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाहता था। कोविड आ गया, कोविड की वजह से लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन में मैं वापसी आया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आया तो यहाँ पे भी जॉब के हालात उस हिसाब से तो नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ चीज़ें नोट की, लोगों को देखा किस तरह से काम होता है, क्या होता है, तो उस हिसाब से वही सोच लेकर आया था। तो यहाँ पे सोचा कुछ काम शुरू करते हैं। पाकिस्तान में रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस कहाँ पर है? सैचुरेशन, बूम, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, कहाँ पर? रेस्टोरेंट का ये है कि समझा जाता है कि बहुत आसान कारोबार है। नहीं, आसान कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझते हैं कि आसान है, रेस्टोरेंट तो ओपन करना है, चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कोई अदर एक्टिविटीज़ तो है नहीं। एक एंटरटेनमेंट है, वो है फूड। रेस्टोरेंट्स को जो है वो स्टैंड आउट करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्वालिटी आपने अच्छी देगी तभी रिपीट करेगा कस्टमर, वरना मेरा ख्याल है उसने पैसे ही खर्च करने, आपको भी पे करके ही खा रहा है, वो कहीं और पे करके खा लेगा। आपको 6 to 7 मंथ लगते हैं मार्केट में एटलीस्ट अपनी जगह बनाने में, क्योंकि जितना कंपटीशन है यहाँ पे फूड का, हर गली के कोने पे आपको जिंगर बर्गर मिलेगा, हर गली के कोने पे आपको पिज़्ज़ा की शॉप मिलेगी। 300 रुपये से लेके 2000 तक का पिज़्ज़ा यहाँ पे आपको अवेलेबल है। लेकिन अब वही डिपेंड करता है कि मार्केट को कौन कैप्चर करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहरुख कारोबार वाला और आपको आज फिर एक दफ़ा वेलकम करता हूँ एक अदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कारोबारी बातें। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है बिलाल अहमद। उन्होंने पाकिस्तान का सबसे पहला थीम रेस्टोरेंट खोला, यानी एक ऐसा कैफ़े जो कि डेडिकेटेडली एक थीम को रिप्रेजेंट करता है, और थीम भी कोई नॉर्मल नहीं, मार्वल थीम। यानी मार्वल्स के जो भी फ़ैन हैं वो उनके कैफ़े में ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी पसंद का हर कैरेक्टर मिलेगा। तो मैं मार्वल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैंने बिलाल को आज के पॉडकास्ट में अपने बुलाया ताकि बिलाल से पूछें और कुछ कारोबारी बातें भी करें उनके साथ, और पूछें कि भाई ये आइडिया कहाँ से आया। तो ओवर टू यू बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो आपके कैफ़े की बहुत तारीफ़ करूँगा, क्योंकि आई जस्ट वेंट देयर। बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा कैफ़े आपने बनाया है। थैंक यू सो मच। आपके लिए ही बनाया है, आप जैसे लोगों के लिए, आप जैसे फैंस के लिए, तो अच्छा लगता है हमें भी कि जब किसी को अच्छा लगता है वहाँ पे आना। बिल्कुल, क्योंकि वो अगर आप मार्वल फ़ैन हैं तो मैं सबको यही बोलूँगा कि उस कैफ़े में जाना जो है वो कंपलसरी है। मैं आपको एड्रेस भी बता दूँ कि वो शरीफाबाद पे वाक़ है। ये तारिक रोड के ऑपोजिट जगह है, वहाँ पर है, और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप भी मार्वल फ़ैन हैं तो प्लीज़ डू पे विज़िट देयर। अच्छा, तो बिलाल, कम टू द पॉडकास्ट, लेकिन हम बात करते हैं उस पे। बिलाल अहमद कौन है, यानी क्या करते हैं? बिलाल अहमद बेसिकली एक लड़का है, लड़का तो है जो दिख रहा है, बेसिकली एक इंजीनियर लड़का है जिसने अपनी जो तालीम हासिल की उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। उसने अपनी मतलब उसकी जॉब की फील्ड वो नहीं है जो उसने तालीम हासिल की। तो उसको तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने एनईडी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, अच्छा। फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स किया डीकन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स में। तो बस उस कैरियर को आगे लेके नहीं चल पाया हूँ। कारोबार का शौक था शुरू से, तो कारोबार करना चाहता था, एटलीस्ट किसी के पास जॉब नहीं करना चाहता था, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी देना चाहता था, तो इस वजह से। तो यानी यहाँ इसको इस तरह से कहते हैं कि बिलाल अहमद एक खूबसूरत लड़का जिसने एनईडी का इंजीनियर है, और फिर वो चला गया ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए। तो अम्मी अब्बू का प्रेशर इंजीनियरिंग करनी है, या खुद से ही की और फिर बिजनेस में आ गए? नहीं सर, वो एक टाइम था, अब तो माशाल्लाह से बहुत शऊर आ गया यहाँ पे भी पाकिस्तान में ही, पर एक टाइम था बेटा इंजीनियर बेटी डॉक्टर, वो वाला था। तो कोई ऑप्शन होते नहीं थे, इंजीनियरिंग करनी है डॉक्टर करना है, कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। ना दूसरे जो कैरियर्स हैं या चीज़ें हैं, अब जैसे आजकल फूड मैनेजमेंट हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, या यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब लोगों के अंदर रुझान आया है। पहले इतना कुछ भी नहीं था, तालीम हासिल करनी है तो बेटा इंजीनियरिंग कर लेगा,
जॉब कर लेगा, फिर आगे बेटी डॉक्टर कर लेगी, हम्म। डॉक्टर बन जाएगी। तो बस वही रुझान था। मैट्रिक किया, इंटर किया, उसके बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, वहाँ से इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और बस फिर थोड़ा सा गैप दिया क्योंकि मुझे CSS करना था। अच्छा। मेरा शौक था CSS करने का। तो जब मैं NED के अंदर था तभी से मुझे मेरे अंदर शौक डेवलप हुआ था कि मैं एटलीस्ट CSS करूं और आगे बढ़ सकूं, कुछ कर सकूं। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद मैंने पूरा साल प्रिपरेशन की, फिर 2016 में मैंने अटैम्प्ट दिया, पास हो गया रिटर्न के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर्स मेरे जो थे वो 600 क्रॉस होने चाहिए एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होने के लिए, मैं 576 पे था। तो वो 24 मार्क्स का जो एक आया तो बहुत दिल उदास हो गया था। तो फिर सोचा अब क्या करें, अब दोबारा से भाई अपनी फील्ड की तरफ ही जाते हैं। तो मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में मैंने फिर मास्टर्स किया इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स में, और बस फिर वहीं पे ही थोड़ा बहुत काम काज कर रहा था। फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन में मैं वापसी आया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आया तो यहाँ पे भी जॉब के हालात उस हिसाब से तो नहीं थे। कोविड था, वर्क फ्रॉम होम, जॉब्स जा रही हैं लोगों की, चीज़ें हो रही हैं, तो जॉब का रुझान कभी रहा ही नहीं। तो फिर सोचा कि CSS की प्रिपरेशन करता हूँ, दोबारा CSS देता हूँ। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई कि फिर से पढ़ाई शुरू करूँ, सब करूँ, क्योंकि वही फिर ज़ीरो से लेके चलूँ, क्योंकि इतना गैप जो आ गया था। तो बस ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ चीज़ें नोट की, लोगों को देखा किस तरह से काम होता है, क्या होता है, तो उस हिसाब से वही सोच लेकर आया था। तो यहाँ पे सोचा कुछ काम शुरू करते हैं। अब काम शुरू करते हैं तो क्या काम करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि भाई क्या काम किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो बिज़नेस में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं। मेरे फैमिली में भी जो हैं, मेरे फादर भी जॉब करते हैं, मदर भी जॉब करती हैं, सब जॉब ओरिएंटेड है। बिज़नेस कभी किया नहीं, ना आइडिया है कि कैसे होता है। तो एक रिस्क लिया, सोचा कि चलें देखते हैं क्या करना चाहिए। तो बस वही सोच के फिर मार्केट में थोड़ा सा जब रिसर्च की तो फूड का बिज़नेस ऐसा था कि जिसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा था खुद ही कुकिंग करते थे, सब करते थे, तो एक हो जाता है, या कुकिंग का नहीं तो एटलीस्ट खाने का शौक तो सबको होता है। तो बस ये था कि एटलीस्ट लोगों को एक चलें फूड का कारोबार शुरू करते हैं और रेस्टोरेंट बनाते हैं, रेस्टोरेंट चला लेंगे। तो बस इस तरह से इस फील्ड में आए। सही। तो रेस्टोरेंट जो है वो यूजुअली ऑस्ट्रेलिया में सच कोई स्टार्टअप करने का नहीं सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ शुरू करते हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में हुआ यही ना कि मैं जब आया तो कोविड की वजह से लॉकडाउन था। फ्लाइट्स भी ऑस्ट्रेलिया के भी फेब में ओपन हुई हैं 2022 के अंदर, तो वो बीच में बहुत ब्रेक था। तो वहाँ का ऑप्शन माइंड में आया भी नहीं कि यार वापसी वहाँ जाऊँ, फिर मेहनत करूँ, इन्वेस्टमेंट करें, सब चीज़ें। तो फिर यही सोचा कि अगर वहाँ पे करना है तो हम पाकिस्तान में कर लेते हैं। सही। तो ऑल ऑफ ये आइडिया कहाँ से आया, यानी कि एक थीम रेस्टोरेंट का? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, थीम कोई भी नहीं था। नहीं, थीम बेस्ड रेस्टोरेंट का आइडिया इसी तरह आया कि दुबई गया था, हम्म। वहाँ पे IMG वर्ल्ड के अंदर गए, वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट थीम्स के, बेसिकली अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है वो, कार्टून नेटवर्क, जुरासिक वर्ल्ड, मार्वल भी था। तो बहुत ज़्यादा उससे इंस्पिरेशन मिली कि मैं अगर देखा जाए तो मैं उस शौक के लिए दुबई गया, और फिर दुबई जाके मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं वहाँ पे गया। तो यही ख्याल आया कि बहुत से लोग होंगे जो दुबई जाते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होते होंगे जो नहीं जाते होंगे, नहीं कर पाते एक्सपीरियंस, सिर्फ टीवी में कैरेक्टर्स देख के खुश हो जाते हैं बच्चे या जो भी यंग हमारी जो जनरेशन है। तो बस उन्हीं के लिए सोचा कि चलें रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट बनाते हैं कि जहाँ पे लोग खाना खाने तो आएँ पर वो उस थीम को एक्सपीरियंस करने भी आएँ। जिन कैरेक्टर्स के बारे में वो सोचते हैं, जिनको टीवी में देखते हैं, जिनसे अपने आप को रिलेट करते हैं, कि कोई बच्चा कहता है मैं हल्क हूँ, कोई बच्चा कहता है मैं आयरन मैन हूँ, कोई कहता है मैं स्पाइडर मैन हूँ। तो वो एटलीस्ट उन चीज़ों को वहाँ जाके एक्सपीरियंस कर सके खाने के साथ साथ, कि भाई उस जगह को भी एक्सपीरियंस करे, उस एम्बियंस को एक्सपीरियंस करे, कि भाई अपने सुपर उसके इर्द गिर्द वो सारे सुपर हीरोज़ हैं, तो वो उनके साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो एक अच्छे फील है। तो बस वो फील देने के लिए यहाँ पे थीम बेस्ड रेस्टोरेंट ओपन किया। सही। तो अब अगर इसके ऑपरेशंस पे जाएं तो यानी कि क्या आपने कोई बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कोई क्या प्लान था, कि या बस एक रैंडम टेबल पे डिसाइड हो गया कैसी भी? सर रेस्टोरेंट खोलने का तो रैंडम डाइनिंग टेबल पे डिसाइड हुआ था। मैं थे, मेरी वाइफ थी, मेरे ब्रदर इन लॉ थे, सिस्टर थी, बस हम लोग आपस में बैठे हुए थे, भाई रेस्टोरेंट खोलना है, चलें रेस्टोरेंट ओपन करते हैं। तो बाकी इस थीम के पीछे फिर ये था क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा मार्वल फ़ैन हूँ, तो
मेरे भांजे हैं, भांजियाँ हैं, उनको भी बहुत शौक है, स्पाइडरमैन सुपरमैन करते रहते हैं हर वक्त। तो फिर यही सोचा कि जब हमारे बच्चों को इतना शौक है, हमारे बच्चे जब इतना सब देखते हैं, तो और भी बच्चे होंगे जो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते होंगे, तो क्यों ना उनको वो एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। तो इसी वजह से एक मार्वल फ़ैन होने के नाते मार्वल फैंस के लिए एक गिफ्ट जिसको कहते हैं कि भाई जैसे मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ एंजॉय करें, तो इसलिए वो थीम खोली। चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया था, कुछ जब उतरे ग्राउंड में तब आइडिया हुआ कि किसको किस तरह से करना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि हमने वॉल पे करवाई, फिर हमने उसको हटाया, नहीं ये चीज़ रिलेट नहीं कर पाएगी, इस चीज़ को ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो उस चीज़ को कर कराते हमने एक जगह पर बना ली। तो कितना टाइम लगा यानी एक रेस्टोरेंट पूरा एस्टेब्लिश करने में फ्रॉम स्क्रैच? मुझे अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट को बनाने में मुझे 3 मंथ्स लगे। यानी 3 मंथ्स के बाद मैंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, फूड वगैरह मेरा स्टार्ट हो गया था। और इसका सारा काम आपने खुद किया? जी, मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया इसके अंदर, और मेरे ब्रदर इन लॉ थे, सिस्टर थी, तो फैमिली की सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने खड़े होके सब करवाया। अच्छा, किचन सपोर्ट जो है वो भी आपने खुद की है या किचन सर्विसेज अलग? नहीं, किचन सर्विसेज अलग हैं। हमने एक कंसल्टेंट हायर किया जिससे हमने सब चीज़ों का आइडिया लिया, क्योंकि हमें बेसिकली यहाँ पे एम्बियंस और उस क्वालिटी एक्सपीरियंस के साथ साथ क्वालिटी टेस्ट एंड क्वालिटी फूड भी डिलीवर करना था लोगों को। क्योंकि अब कोई आएगा हमारे पास, वो सिर्फ थीम की वजह से ना आए। थीम तो चले मार्वल है, उस चीज़ को एंजॉय करने आए, लेकिन जो वो एंजॉय करने आए जिसके वो पे कर रहा है, फूड के पे कर रहा है वो, तो वो जो पे कर रहा है तो वो एटलीस्ट वो क्वालिटी उसको मिले। तो इसलिए जो प्रोफेशनल्स हैं हमने उनको हायर किया था, उनके थ्रू ये सब चीज़ें क्रिएट की। अच्छा, इसमें मार्वल जो आपका मार्वलस कैफ़े है, इसमें सिर्फ जो है वेस्टर्न फास्ट फूड है या देसी कुछ भी चलाते हैं? नहीं सर, मार्वल बेसिकली थीम के साथ हमने सिर्फ फास्ट फूड को ही आगे गैदर किया, क्योंकि हम हर फूड को ना रिलेट करना चाह रहे थे सुपर हीरोज से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जो बीफ बर्गर्स हैं वो आयरन मैन बीफ बर्गर्स हैं, तो जो भी वो उस बीफ बर्गर को ऑर्डर करेगा तो उसके बन के ऊपर ना हम आयरन मैन का स्टैम्प देते हैं, ताकि वो जो बच्चा है या जो भी खा रहा है तो वो एटलीस्ट उस चीज़ को भी एक्सपीरियंस कर रहा है कि भाई वो आयरन मैन उसको दिख रहा है खाते हुए। बाकी चिकन को हमने स्पाइडरमैन से किया तो स्पाइडरमैन का स्टैम्प देते हैं। ऐसे ही हमारे फिली चीज़ स्टेक सैंडविचेस हैं, उसको हमने थॉर से रिलेट करने की कोशिश की, और पिज़्ज़ा हमने कैप्टन अमेरिका से रिलेट किए। तो इस तरह से हमने कैरेक्टर्स को लेते हुए इस तरह से चले हैं। तो फास्ट फूड में इसको किया है, देसी की तरफ आ नहीं पाए क्योंकि उन कैरेक्टर्स को देसी के अंदर हम कर नहीं सकते थे कि भाई कैप्टन अमेरिका चने की दाल या कैप्टन अमेरिका कोरमा, तो इस वजह से आयरन मैन कढ़ाई आयरन मैन कढ़ाई कि भाई ये कढ़ाई खाए आयरन मैन बन जाए। इफ इट्स एन इनोवेशन तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, करने को तो बिल्कुल बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन लोगों को रिलेट भी तो करना है। क्या समझते हैं पाकिस्तान में रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस कहाँ पर है? सैचुरेशन, बूम, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, कहाँ पर? सर 50-50 है मेरा ख्याल है। इतना तजुर्बा तो नहीं है, जितना भी हुआ है उससे यही पता चला है कि जो आइडिया हुआ है, एनालिसिस किया है खुद, कि 50-50 है। रोज़ाना 10 रेस्टोरेंट खुल रहे हैं तो 15 रेस्टोरेंट बंद भी हो रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ है, लोग आसान कारोबार की तरफ जाते हैं। तो रेस्टोरेंट का ये है कि समझा जाता है कि बहुत आसान कारोबार है, लेकिन ये आसान कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरे 12 घंटे का काम है। यानी एक काम तो ऐसा होता है जिसमें आप काम शुरू करते हैं, आप हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस काम को आपने पूरा का पूरा टाइम देना है, शुरू से लेके एंड तक। आप होगे तभी वो क्वालिटी को मेंटेन कर सकोगे। अगर आपने जहाँ पे नज़रें हटाई या छोड़ा तो आपकी क्वालिटी गिरने लग जाएगी। तो काम है मुश्किल। लोग समझते हैं कि आसान है, रेस्टोरेंट तो ओपन करना है, चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कोई अदर एक्टिविटीज़ तो है नहीं। एक एंटरटेनमेंट है, वो है फूड। हर फैमिली कहीं कहाँ करना है, क्या करना है, कहीं जाना है, खाना खाना है, तो सिर्फ एक खाना खाने ही लोग जा रहे हैं। तो जब वो खाना खाने जा रहे हैं तो वो जो पे कर रहे हैं तो वो उसके साथ उस क्वालिटी को भी मांगते हैं कि भाई जब मैं इतना पे कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं 600 रुपये या 550 रुपये का बर्गर खा रहा हूँ, तो अगर वो 550 वाली क्वालिटी होगी तभी खाऊंगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 50-50 है। बहुत से लोग इस बिज़नेस में आ जाते हैं, फिर आगे उनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो सब चीज़ें हैं, वो सब कैरी ऑन नहीं कर पाते, बर्डन नहीं उठा पाते, तो वो फिर बंद भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये 50-50 है तो आपको चाँद तक पहुँचा देगा ये, नहीं है तो फिर किसी लायक नहीं छोड़ेगा। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं उनकी वजह क्या है और जो सक्सेसफुल हैं उनकी वजह क्या है?
सर जो रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं उनकी वजह ये है कि वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे प्रॉपर, क्योंकि जिस हिसाब से प्राइसिंग हो रही है, अब जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में अभी जो करंट सिनेरियो अगर आप देखें तो जो चल रहा है, तो हर चीज़ की जो प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट 50% बढ़ गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी इन्वेंट्री 2 लाख रुपए की आती है महीने की, तो वो 3 लाख पे पहुंच गई है। तो लेकिन वो बर्डन मुझे खुद उठाना है, मैं अपने कस्टमर पे डाल नहीं सकता, क्योंकि जब मेरे इतने बुरे हालात हैं, कस्टमर के तो और बुरे हालात हैं। कस्टमर वैसे ही जब 400 रुपये का बर्गर खाने आ रहा है, तो वो 400 का बर्गर क्यों खाएगा? अगर मैं उसमें प्राइस ऐड करूँ, मैं उसको 600 का कर दूँ कि भाई महंगाई बढ़ रही है, तो कस्टमर ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करता। कस्टमर को क्वालिटी भी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, और रेट भी अपने हिसाब से चाहिए। ये कस्टमर की अप्रोच हमारे हैं। तो इस वजह से लोग नहीं चल पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है और जो प्राइस का अप एंड डाउन जो चल रहा है, तो वो मैनेजेबल नहीं है। तो हर बंदा अपनी जेब से एक हद तक दे सकता है, फिर वो एक्सपेंस जब अपनी जेब से भी जब हम ख़त्म होने लगते हैं, तो फिर वो पीछे हट जाता है, कहता है नहीं मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, क्या सोचते हैं कि रेस्टोरेंट्स को जो है वो स्टैंड आउट करने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाने के लिए ऐसी क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे वो एकदम, कि अगर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, आई नीड टू गो फॉर द डिनर, तो मैं उसी रेस्टोरेंट में जाऊँ? सर सबसे पहली चीज़ है क्वालिटी। अगर एक रेस्टोरेंट में क्वालिटी अच्छी मिल रही होगी, तो डेफिनेटली उनका कस्टमर रिपीट होगा। क्योंकि जब आप, फॉर वही बात है, जब आप पे करते हैं तो आप अच्छा खाना खाने के लिए पे करते हैं, तो जब वो आपको एक क्वालिटी मिलेगी, वो एक टेस्ट मिलेगा, तो कस्टमर आपका रिपीट करेगा। मेन चीज़ यही है। बाकी एम्बियंस वगैरह सब है, लेकिन वो सेकेंडरी है। इतना लोग आते हैं एम्बियंस पे, लेकिन वही चीज़ है कि जब खाना खाएंगे तो रिपीट भी तो हो फिर कस्टमर। एम्बियंस के लिए एक बार आ जाएगा कस्टमर, पर रिपीट होगा आपके टेस्ट के ऊपर। लेकिन डोंट यू थिंक कि इतना कंपटीशन आ गया है रेस्टोरेंट्स में या फूड इंडस्ट्री के अंदर कि सबका फूड मोर ओवर एक ही लेवल पे आ गया है टेस्ट पे? बिल्कुल। तो उसी में फिर ये चीज़ आती है ना, फिर उसमें फिर एम्बियंस आ जाता है कि आपने अगर एक अच्छा एम्बियंस दिया हुआ है, सब चीज़ें अच्छी दी हुई हैं, तो फिर कस्टमर आता भी है। क्योंकि सही कह रहे हैं, टेस्ट है, लेकिन टेस्ट भी आपने अच्छा देना है, क्वालिटी आपने अच्छी देगी, तभी रिपीट करेगा कस्टमर। वरना मेरा ख्याल है उसने पैसे ही खर्च करने, आपको भी पे करके ही खा रहा है, वो कहीं और पे करके खा लेगा, जब तक आप क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे तो। सही। अच्छा, क्या स्कोप देख रहे हैं आप इसका, ये जो आपका थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स या कैफेज हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जितना मैंने देखा है मार्वल की थीम को लेके, तो लोगों का रुझान है, लोग विजिट कर रहे हैं, बच्चे खुश होते हैं आके, उन कैरेक्टर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। टीनेजर्स आते हैं, कैरेक्टर्स को देखते हैं कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये फला मूवी में आया था, वो फला मूवी में आया था, एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तो एक्साइटमेंट है। तो वो जो कहते हैं ना, एक फायर है अंदर के, हाँ यार इस तरह की हमें चीज़ मिलनी चाहिए। तो थीम बेस्ड कैफ़े का काफ़ी है यहाँ पे, लोग चाहते हैं कि भाई ऐसे कैफ़ेज़ आएँ जिनसे वो आपस में रिलेट कर सकें, क्योंकि कस्टमर खाना खाने तो हर जगह जाते हैं, हर रेस्टोरेंट पे आप खाना खा सकते हैं, कहीं पे भी खा सकते हैं, लेकिन जो ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे उस कस्टमर को पता हो, वो उसको मज़ा भी आ रहा हो कि हाँ यार ये वो कैरेक्टर्स हैं, वो फलाना है, यहाँ पे आयरन मैन का मास्क है या कैप्टन अमेरिका की शील्ड है जो मैं टीवी में देखता था, थॉर का हैमर है, तो वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है और लोग फिर उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, ये तो हो गया थीम रेस्टोरेंट्स के बारे में। पर्टिकुलरली फूड जो कि कल्चर बेस्ड फूड रेस्टोरेंट चेन्स हैं, ये भी पाकिस्तान में नहीं है, तो इसका क्या स्कोप देखते हैं? यानी वी डोंट हैव बंगाली फूड, वी डोंट हैव साउथ इंडियन फूड, वी डोंट हैव द बिहारी फूड, वी डोंट हैव डिफरेंट सी फूड। सर बात वही ना कि लोगों को रिलेट करने की चीज़ें आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो कि जब से ये तुर्किश ड्रामे पाकिस्तान में आना शुरू हुए हैं, तो तुर्किश फूड काफ़ी इन हो गया है, तुर्किश थीम पे रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, तुर्किश फूड बेचे जा रहे हैं, तो लोग उसको कैच कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो अगर हम उस बंगाली फूड को या कोई भी फूड को अगर हम लोगों से रिलेट कर सकें, तो ज़रूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। सही। तो आगे आप जैसे खुद एक डिज़ाइनर हैं, क्योंकि आपने अपना इस पूरा कैफ़े खुद बनाया है, तो आप क्या आगे इस थीम्स को और लोगों को भी देना चाहते हैं या बना सकते हैं? बिल्कुल, अगर कोई हमसे आके कांटेक्ट करता है तो हम उनको बिल्कुल थीम बेस्ड कैफ़े बना के दे सकते हैं, जैसे वो चाहें। सही। तो यू आर ओपन फॉर फ्रेंचाइजिंग? यस। सही। तो ये अच्छी चीज़ हो गई देखने वालों के लिए भी कि अगर वो फ्रेंचाइजिंग करना चाहते हैं, इनका ही थीम बेस्ड कैफ़े लेना चाहते हैं, या आपकी इन्वेस्टमेंट हो और आपको पूरी इनकी फ्रेंचाइज मार्वल की हो, कोई डीसी कॉमिक्स हो, या आप
GTA ग्रैंड सिटी पे जा सकते हैं, वाई सिटी पे जा सकते हैं, या आप टॉय स्टोरी दे सकते हैं, बारबी है, डिज्नी है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिस पे आप थीम बेस कर सकते हैं। तो आप बिलाल से अप्रोच कर सकते हैं और आप अपना एक कैफ़े खोल सकते हैं। इवन दो आप पार्टनर या फ्रेंचाइजिंग के लिए भी अवेलेबल हैं, जी, यानी कि आप इन्हीं की फ्रेंचाइज को आगे लेके भी जा सकते हैं। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी आई थिंक। क्योंकि आगे प्लान यही है कि मार्वल पे रुकना नहीं है, क्योंकि मार्वल की जब इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है तो डीसी कॉमिक्स की भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, फिर डिज्नी है, फिर कार्टून नेटवर्क है, लोग रिलेट करते हैं अपने आप को इन सब चीज़ों से। तो अब आगे प्लान यही है कि इंशाल्लाह इसको जितनी थीम्स को हम लोगों को दे सकें, हम उस हिसाब से रेस्टोरेंट्स आगे लेके जाएंगे। सही। नहीं, ये मेरा यही सवाल अगला था, क्योंकि मैं इस पे आ रहा था कि आगे क्या होने जा रहा है, यानी वी हैव दिस मार्वल थीम, तो अब आगे मार्वल के बाद क्या है? आगे सर मार्वल के बाद बहुत बड़ी दुनिया है। मार्वल खुद एक बहुत बड़ी दुनिया है। Yeah. मार्वल यूनिवर्स जो है फेज़ 1 से लेके 4 तक अब हो गया, 5 एंड 6 होगा। डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट सुपर हीरोज़ हैं, जिनको अभी तक हम जानते भी नहीं हैं, ना देखा है। कॉमिक्स में है, जो लोग कॉमिक्स से रिलेट करते हैं उनको पता है कि आगे क्या आने वाले हैं, कौन से विलन्स आएँगे, कौन से सुपर हीरोज़ आएँगे। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ये सब पीछे चले गए, अब नए कैरेक्टर्स आने वाले हैं। जो हम लोग तो चले आयरन मैन वाले हैं, तो हम उनसे रिलेट करते हैं। अब जो नई जनरेशन है वो नए सुपर हीरोज़ से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड है और उन्हीं से रिलेट करेगी अपने आप को। तो उस चीज़ों को लेके चेंजेस कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरी वाइज रेस्टोरेंट, डिफरेंट थीम वाइज रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ये सब प्लान ये है कि भाई डीसी कॉमिक्स को भी लॉन्च कर सकते हैं हम, और जो भी थीम्स हैं जिनसे पब्लिक रिलेट करती है, हम उन सबको लॉन्च करने की उसमें है कि लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसको इस तरह से करते हैं कि हम एक रेसिपी बनाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक लेमैन हूँ और मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है या कैफ़े खोलना है, तो हम एक रेसिपी डिज़ाइन करते हैं कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए। यानी तो अगर आप शुरू करेंगे तो आप क्या बताएंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सर एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको एक चाहिए अच्छी लोकेशन। अच्छी लोकेशन से क्या अच्छी मुराद? लोकेशन से मुराद ये जहाँ फुटफॉल हो, यानी जैसे कस्टमर जो है वो गुजर भी रहा हो ना तो आपको देखे तो रुक जाए कि अच्छा चलें ट्राई करते हैं। बंद जगह पे ना हो कि कस्टमर है ही नहीं, कि लोग सिर्फ, अगर आप इतना बड़े ब्रांड हैं कि लोग सिर्फ घर से निकलते हुए सोच रहे हैं कि मुझे इस स्पेसिफिक रेस्टोरेंट पे जाना है, तब तो ठीक है। लेकिन आपका वॉकिंग कस्टमर भी होना चाहिए जो वहाँ से गुजर रहा है, जो देख रहा है, तो वो भी आपके पास आए। तो सबसे पहले तो है लोकेशन। सही है। फिर आप किस तरह का एम्बियंस देते हैं, आप कितना बजट उसके अंदर डालना चाहते हैं। यही फॉर एग्जांपल मुझे एक थीम रेस्टोरेंट बनाना है, तो उसी हिसाब से हम इंग्रेडिएंट करते हैं। उस हिसाब से वही चीज़ें आपको सबसे पहले तो कुछ भी चाहिए, आपको लोकेशन आपके पास होनी चाहिए ऐसी जहाँ पे फुटफॉल हो, सही है। कस्टमर हो, चलती हुई रोड हो, लोग आपके पास सामने से गुजर रहे हो, देख रहे हो, आप दिख रहे हो कि मैं हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ मैं। एग्जिस्ट कर। बाकी जिस भी थीम्स के ऊपर आप जा रहे हो उस थीम से आपको पहले खुद को रिलेट करना है कि यार अगर मैं एज अ फैन इस थीम के बारे में सोचूं तो मुझे क्या चाहिए होगा। आप उस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप उस चीज़ पे पहुंच जाएंगे, फिर वही चीज़ आप आगे दे दें। यानी आपको जिस तरह से अपने रेस्टोरेंट पे पुट करना है, कहाँ कौन सी दीवार पे आपको क्या चीज़ चाहिए, किस तरह के कैरेक्टर्स चाहिए आपको रेस्टोरेंट के अंदर, क्या वो चाहिए, स्टफ टॉयज चाहिए, क्या चाहिए, आप उसको आराम से इस तरह से लेके चल सकते हैं। सही है। नेक्स्ट पार्ट इज एम्बियंस, आपका ये हो गया। देन अब कुकिंग। फिर फूड है। फूड। फूड के अंदर आपको क्वालिटी देनी है। सबसे चीज़ अच्छी जो है, जो जिस पे आपको मेन फोकस करना है वो क्वालिटी है। अगर आपकी क्वालिटी जाएगी तो आपका एम्बियंस भी आपको नहीं बचा सकेगा। तो क्वालिटी अगर आप दे रहे हैं, टेस्ट अगर आप दे रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है। सही। फिर आपकी जो डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, आप वो रेसिपीज़ या आपकी जो फूड आइटम्स हैं वो हर किसी से रिलेट करते हो। जैसे कोई है जिसको स्पाइसी खाना है, तो कोई है जिसको लेस स्पाइसी खाना है, तो आपके पास वो ऑप्शन होने चाहिए कि स्पाइसी वाला वो कस्टमर जाए नहीं वापसी के, आपके पास तो कोई स्पाइसी नहीं है, या कोई ऐसा ना हो कि सब स्पाइसी हो, लेस स्पाइसी वाला बोले आपके पास तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। तो आपको कस्टमर को अपने पास बिठा के रखना है, आप उसको हर वो चीज़ देंगे जो उसकी डिमांड है, जो वो चाहता है। तो अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो आप कर। अच्छा, पैसे की लागत एक एवरेज रेंज क्या होनी चाहिए एक रेस्टोरेंट, थीम रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ सर मैं? डिपेंड करता है आपकी कवर्ड एरिया पे, आपकी लोकेशन पे, कि आपकी कितना कवर्ड एरिया है, कितनी बड़ी जगह पे आप खोलना चाहते हैं, तो उस हिसाब से पैसे वेरी करते हैं। अब मेरी जैसे 1500 स्क्वायर फीट की है जगह, तो उसका मैं बताऊं तो मैंने सब कर कर आगे 70 to 80 लैक्स मेरा उस पर बैठा है खर्चा, जो मैं कर रहा हूँ। तो
जितना कवर्ड एरिया होगा और जितनी अच्छा आप चाहेंगे, यानी जितना मैं कर सकता था मैंने अपने हिसाब से किया, लेकिन इसको अगर मैं आगे अपग्रेड करता हूँ या मैं कर चुका हूँ, आगे अपग्रेड कर सकता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करूँगा कि जितने मुझे मेरे पीछे बैकअप होगा या मैं जितना अफोर्ड कर सकता हूँ। सही, यानी आपने बताया कि अगर 1500 गज की जगह है आपकी, तो आपने तकरीबन 70-80 लाख रुपए लगा दिए। ये भी तकरीबन आप बात कर रहे हैं फरवरी की बात कर रहे जी। हैं। तो अभी जैसे अभी आप उसको 10 मिलियन कर लें। हाँ, 1 करोड़ रुपए समझ लें। तो 1 करोड़ में कितना फुटफॉल या कितनी डेली सेल्स चाहिए आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए? सर 1 करोड़ तो ये आपका वो है जो आपने इस रेस्टोरेंट को दे दिया, ये आप कमाओगे आहिस्ता आहिस्ता। सही। मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि आपने अपनी कोई ब्रेक इवन कर लिया कि मुझे नेक्स्ट 10 मंथ्स में ये पैसे रिकवर करने, नहीं हो सकता। असल खर्चा आपका जो आता है वो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस, सही। वो ये हैं आपके स्टाफ की सैलरी, आपकी इन्वेंट्री, आपके यूटिलिटी बिल्स, और अगर जगह आपकी रेंट पे तो वो रेंट, ये सही। आपका मेन ओवरहेड एक्सपेंस है। अब ये आपका कितना है, क्या है, कैसे करना है, असल ब्रेक इवन आप उस पे निकालते हैं। सही। आप जगह के पैसों पे नहीं निकाल सकते, वो आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया है, वो पैसा आपको कमा कमा के देगा। सही। एक टाइम आएगा इंशाल्लाह आप एक टाइम में उन पैसों को कवर कर लेंगे, लेकिन मेन आपका जो एक्सपेंस है वो आपके ओवरहेड एक्सपेंस है, जिसमें आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, सैलरीज हैं, रेंट है, ये सब चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के हिसाब से आपको लेके चलना है। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो 3.5 लाख रुपए है, रेंट आपका 1.5 लाख रुपए है, फिर आजकल जिस हिसाब से बिजली महंगी हो गई है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए आप बिजली के भी लगाएं, तो 7-8 लाख अगर आपके हैं तो। और अब जितनी महंगाई हो गई है तो 60-40 का रेशियो आ गया है। पहले इसमें बहुत अच्छा था कि 50% जो है आपकी इन्वेंट्री आती थी, 50% वो प्रॉफिट होता था। अब 60 to 65% की आपकी इन्वेंट्री आ रही है, यानी देखा जाए तो 100 रुपए की चीज़ अगर आप बेच रहे हैं तो 65 रुपए की आपको लागत आ रही है। सही। गैस मिला के, सब कुछ मिला के, आपकी जो वो इन्वेंट्री है, सब चीज़ें हैं, वो सब मिला के आपको 65 रुपए की उस पर लागत आ रही है। तो आप जब एक चीज़, आपको 10 लाख रुपए निकालने ही निकालने, जो आपका खर्चा है, प्रॉफिट नहीं है ये आपका खर्चा है, तो उसको करने के लिए आपको एटलीस्ट दिन की लाख रुपए की सेल चाहिए। यानी अगर आप दिन की लाख रुपए की तो सेल्स महीने के आप 30 लाख पे खड़े हुए होंगे, जब महीने के 30 लाख पे खड़े होंगे तो आप उसके अंदर लगा लें 18 लाख रुपए का आपका चला गया, एक्सपेंसेस चले गए। सही है, ओवरहेड जो है आपके। ओवरहेड आपकी जो इन्वेंट्री है वो चली गई, 10 लाख आपका ओवरहेड है, तो 2 लाख रुपए आपको बचा रहे पीछे। सही। यानी 30 लाख पे भी आप 2 लाख रुपए बचा रहे हैं सिर्फ, क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत है। एक्सपेंसेस बहुत है, यानी आप 1 करोड़ रुपए तो आपके जो फिक्स कॉस्ट है वो चलेगी। अब ये वेरिएबल में हाँ, आप ये गेम खेल रहे हैं। उसमें गेम खेल रहे हैं। जिस दिन आपकी जैसे मंथ में आपका नहीं चला या फिर शुरू में स्टार्ट में आप स्ट्रगल करते हो, तो वो आपको सब ओवरहेड एक्सपेंस जेब से देने। सही। आप रुकोगे तो नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो सैलरी ना ले। आपको यूटिलिटी बिल्स भी पे करने हैं, आपको रेंट भी पे करना है, आपको सब पे करना है, तो वो आपका जेब से ही जा रहा होता है, और वो ओवरहेड एक्सपेंस आपके अंदर ऐड होते रहते हैं। तो वो आपको, ये तभी कहते हैं कि अगर आपको इस बिजनेस में आना है, आप में पेशेंस होने चाहिए, बैकअप होना चाहिए थोड़ा, कि भाई सब कुछ ना लगा दें, इतना बैक पे रखें कि एटलीस्ट 6 to 7 मंथ सर्वाइव कर सकें। सही। अच्छा, आप एक मिथ को मानते हैं? मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट्स अगर चलते हैं और एक टाइम फ्रेम क्रॉस कर लें तो एक पहिया घूम जाता है, फिर फुटफॉल जो है वो डिफॉल्ट हो जाता है, फिर आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोग आ ही जाते हैं। सर वही है ना, जैसे कुछ रेस्टोरेंट होते हैं उनका 6 मंथ्स का होता है, कि कुछ का 1 साल का होता है, कि जब 1 साल तक वही कहते हैं कि भाई आपने एटलीस्ट 1 साल तक का बैकअप रखता है अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस का, बंद नहीं करना है। क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता जब मार्केट में आए ना, लोग आपको जान रहे हैं, फिर जब वो कस्टमर आपके पास आता रहता है ना, फिर वो रिपीट कस्टमर आपका बनता है। तो वो 1 साल बाद जो कस्टमर दोबारा आपके पास आ रहे हैं ना, तो वो आपका रिपीट कस्टमर है, तो आप डिफॉल्ट पे चले जाते हैं कि आपको पता है ये कस्टमर तो है ही मेरा, सही। इसने आना है मेरे पास। या फॉर एग्जाम्पल 2-3 महीने से अगर आपके पास क्राउड अच्छा है, रोज़ाना की आप 50 से 60 हज़ार रुपये की सेल करते हैं, तो आपका एक एवरेज निकल आता है कि यार 50-60 हज़ार रुपये की सेल तो मेरी चल रही है, तो इस हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को आगे लेके चल सकता हूँ। पर शुरू के अंदर ऐसा नहीं होता, शुरू के अंदर आपका नया नया खुलता है तो लोग ज़्यादा आते हैं, आप एकदम से शूट करते हो कि आपकी रोज़ाना 2 लाख की सेल हो रही है, 3 लाख की सेल हो रही है, फिर वो आहिस्ता 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 रुझान कम हो जाती है, क्योंकि लोगों का फर्स्ट वो एक्सपीरियंस जो होता है, जो एक उनको एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो पहुँच जाते हैं, वो पहुँच के खा लेते हैं। अब अगर आपका खाना अच्छा होगा वो रिपीट करेंगे, नहीं अच्छा होगा तो आपको टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे। सही। तो फिर आपको टाइम लगता है, फिर आपको 6 to 7 मंथ लगते हैं मार्केट में एटलीस्ट अपनी जगह बनाने में।
क्योंकि जितना कंपटीशन है यहाँ पे फूड का, हर गली के कोने पे आपको जिंगर बर्गर मिलेगा, हर गली के कोने पे आपको पिज़्ज़ा की शॉप मिलेगी। 300 रुपये से लेके 2000 तक का पिज़्ज़ा यहाँ पे आपको अवेलेबल है। लेकिन अब वही डिपेंड करता है कि मार्केट को कौन कैप्चर करता है। अच्छा, आपके ख्याल में टीम आपकी क्या रोल प्ले करती है एज रेस्टोरेंट चेन? टीम कितनी इंपॉर्टेंट है? टीम किस हिसाब से, मतलब आपके स्टाफ, वेटर्स, आपके कुक, मैनेजमेंट टीम? सर असल चीज़ तो देखा जाए तो जो टीम है वही करती है, क्योंकि अगर एक शेफ़ है या किचन स्टाफ है, अगर वो अच्छा खाना, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा तो फूड आगे सेल नहीं होगा। या एक मेरा सर्वर है, वेटर जिसको आप कह लें, जब तक अगर एक कस्टमर आएगा उसको प्रॉपरली ग्रीट नहीं करेगा, उसको अच्छी सर्विस नहीं देगा, तो उसकी वजह से भी कस्टमर आपका बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो हर चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सब रिलेट करती हैं। अच्छी सर्विस, अच्छा खाना, ये दोनों चीज़ें होंगी, अच्छा एम्बियंस, ये तीनों चीज़ें जब मिक्सचर बनेगी, कस्टमर आपका है। अच्छा, कंपटीशन बहुत है, तो रिटेन करने के लिए क्या होता है? यानी आजकल शेफ को कोई और डबल पैसे दे दे तो आप अब क्या? सर ये थोड़ी सी मार्केट के अंदर है मसला कि भाई जब एक चीज़ नाम बन जाती है तो लोग यही सोचते हैं, जैसे एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे होते हैं तो एक बंदे या एक किसी भी बंदे को अगर फास्ट फूड खोलना है तो वो पहले देखेगा फास्ट फूड में अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है चलता हुआ, देखेगा, बोलेगा इसका शेफ़ कौन है, 2 लाख मिल रहे हैं, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपए देता हूँ। लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझता कि वो शेफ़ जो है वो बना रहा है जो उसको बताया जा रहा है। असल चीज़ है रेसिपी। ट्रू। जब तक वो रेसिपी अच्छी नहीं होगी ना, जितने से अच्छा शेफ़ हो वो उस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकता। जब आपको एक रेसिपी पता होगी, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेस्टोरेंट है, हर रेस्टोरेंट की एक अपनी रेसिपी है, अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वो डालता है तो उसकी चीज़ सेल हो रही है। उस शेफ़ को उसको बनाना आता है, लेकिन उसको किस तरह से बनाया जा रहा है ये नहीं पता उसको सिर्फ बताया गया है कि आपने इतना सॉस डालना है, ये सॉस कैसे बना है उसको नहीं पता है, सॉस बन के आ रहा है पीछे से, आपने इतना सॉस डालना है, आपने इतना पैटी डालना है, आपने इतनी वेजीज डालनी है, आपका बर्गर तैयार। लेकिन वो पीछे जो उसकी बैक एंड पे काम चल रहा है वो उस शेफ़ को नहीं पता। तो वैसे होता है, लोग इस तरह से काफ़ी है कि भाई इस फील्ड के अंदर वेटर्स जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं, ऐसी कुक्स भी जो हैं आते जाते रहते हैं। तो उसमें यही है कि आपको उनको होल्ड करके रखना होता है, थोड़ा सा जो भी है, अगर जहाँ पे थोड़ा सा बिगड़े आप उनको थोड़ा सा आगे अच्छी वो देके ऑफर देके आप उनको रिटेन कर सकते हैं। सही। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है रेस्टोरेंट चेन में? सर टाइमिंग भी ना डिपेंड करती है कि आपकी एरिया कैसा है, आप कहाँ पे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी के सामने बैठे हुए हैं तो आप तो 12 बजे से ओपन करेंगे, क्योंकि जब लंच ब्रेक होता है सब चीज़ें होती हैं तो आप उसको लेके चल सकते हैं। या फॉर एग्जांपल आप शारा फैसल पे हैं ऑफिस के बीच में, तो आपको ऑफिस की टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा कि भाई मेरा जो मेन कस्टमर है वो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस टाइम पे फ्री होते हैं, इसी टाइम पे मेरा रनिंग करेगा, उसके बाद तो मेरी नहीं है। तो टाइमिंग जगह के हिसाब से मैटर करती है, उस लोकेलिटी के हिसाब से मैटर करती है कि आप क्या बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं। सही। अच्छा, क्या समझते हैं कि इनोवेशन कितनी ज़रूरी है फूड इंडस्ट्री में आजकल के दौर में? आजकल के दौर में इनोवेशन रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूरी है। अच्छा। यानी आप एक ही चीज़ अगर प्रोडक्ट एक कस्टमर को बेचेंगे तो वो तंग आ जाएगा खा के, उसको कुछ नया चाहिए। तो कढ़ाई तो हमारी सदियों से चलती आ सर रही है, उस आज कढ़ाई में भी डिफरेंट वेरिएंट्स है ना, पेशावरी आ गई, दुम्बा आ गई, भी। सलातीन स्पेशल, डिफरेंट स्पेशल। हाँ। उन्होंने कैड है वही, एक जो है वो लाल है, एक सफ़ेद है, बन एक ही अंदाज से रही है, सब कुछ है, बस डिफरेंट नाम दे दिया है। सही। क्रीमी कढ़ाई, फलाना कढ़ाई। तो उन्होंने सिर्फ लोगों को वेरिएंट्स दिए कि ये ऑप्शन है। अगर उससे वो एक अपने पास मेन्यू रखें जिसके अंदर हो मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई, उस मटन कढ़ाई में क्या है, रेड वाली कढ़ाई है तो उसकी कढ़ाई इतनी नहीं चलेगी। उसने उस कढ़ाई में भी 6-7 ऑप्शन दे दिए कि आपका जो दिल चाहे सर वो आप खाएं। सही। तो ये उसकी इनोवेशन ही है। कबाब के अंदर गोला कबाब, ये कबाब, फलाना कबाब। अब ये बर्गर्स ही देख लें, कुछ ग्रिल्ड कबाब होते हैं, कुछ ग्रिल्ड बर्गर्स हैं, कुछ जो है फ्राइड बर्गर्स हैं, स्मोक बर्गर्स आ गए, फिर उसको स्मैश बर्गर्स आ गए, फिर मैसी बर्गर्स आ गए कि उसमें इतना सॉस है कि आपके हाथ गंदा, मुंह गंदा, सब कुछ गंदा। लावा बर्गर्स हैं, फिर पिज़्ज़ाज में डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, मटका पिज़्ज़ा निकाल लिया लोगों ने। अपनी इनोवेशन ला रहे हैं ताकि वो चीज़ आगे इसी तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि एक ही चीज़ अगर आप एक कस्टमर को देते रहेंगे ना वो भी थक जाएगा। आपको अपनी जगह पे भी थोड़ी सी वेरिएंस लानी होंगी। आज आप इस तरह का बर्गर बेच रहे हैं, फिर आपने स्मोकी बर्गर्स लॉन्च कर दिए, फिर आपने मैसी बर्गर्स लॉन्च कर दिए,
फिर आपने डिफरेंट बर्गर्स लॉन्च कर दिए ताकि कस्टमर आपसे जुड़ा रहे, और वो जो चीज़ें खाने वो दूसरी जगह पे जा रहा है वो बोले मुझे तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो मेरा तो यही ब्रांड है, मैं तो इन्हीं का खाता हूँ, टेस्ट भी इनका अच्छा है, तो मैं ये नई चीज़ ट्राई करता हूँ अब जैसे आई है, तो वो चीज़ इस तरह से। तो डोंट यू थिंक कि ये जो बड़े चेन्स है जैसे कि KFC हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, इनका तो पुराना वही मेन्यू चलता आ रहा है, 6 आइटम चल रहा है? सर अगर देखा जाए तो इन लोगों को ना किसी मार्केटिंग की ज़रूरत है ना ब्रांडिंग की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आप कहीं पे भी रोड पे जाएं तो आपको इनके बैनर ज़रूर लगे हुए मिलते हैं, KFC भी मैकडोनल्ड भी, पर इनको ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे नाम है जिनको आप किसी गली के सुनसान इलाके में कोने में खोल दें हाँ, और वहाँ लोगों को फुटफॉल आ सिर्फ जाएगा। पता हो कि मैकडोनल्ड है, लाइन खुद ही लग जाएगी वहाँ पे। लेकिन फिर भी ये अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपने इनोवेशंस लाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल KFC ने बीच में एक बर्गर निकाला, अभी फिर से इन्होंने एक बर्गर निकाला है चीज़ वाला, तो वो इनोवेशंस ला रहे हैं, इनको भी ज़रूरत है, इनको पता है कि मार्केट में कंपटीशन इतना है, लोग KFC के नाम पे ख़रीद तो रहे हैं, लेकिन वो KFC आ रहे हैं उनके फूड की वजह से, तो अगर वो उसके अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, तो कस्टमर उनका चेंज हो जाएगा, जहाँ पर उसको उतने पैसों में कोई दूसरी चीज़ मिल रही है। सही। अच्छा, स्लोगन कितना ज़रूरी होता है किसी भी फूड चेन के लिए? यानी कि मैकडॉनल्ड की बात करें तो आई एम लविंग इट, KFC की बात करें फिंगर लिकिंग गुड, तो क्या समझते हैं? सर बात यही है कि इंसान की एक कोई चीज़ होनी चाहिए जिसको लोग याद रखें, सही है। तो अब जैसे आपने बोला मैकडोनल्ड आई एम लविंग इट, तो अब एक बंदा जब सुनता है ना मैकडोनल्ड तो वो कहता है आई एम लविंग इट, तो वो स्लोगन बहुत ज़रूरी है। एक ब्रांड, अगर आप ब्रांड बना रहे हैं, अगर एक ब्रांड की तरफ आप जा रहे हैं, तो आपको स्लोगन एक चाहिए ऐसा जो लोगों को याद रहे। नाम बगैर भले भूल जाएं, लेकिन जहाँ वो सुनेंगे ना आई एम लविंग इट, उनके दिमाग में मैकडोनल्ड आ जाएगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं ब्रांड बनाने में, ब्रांडिंग में। तो फूड चेन को क्या देख रहे हैं कि ब्रांड्स इसमें से उभरेंगे आगे जाके, या ये रेस्टोरेंट्स तक ही महदूद रहेंगे? नहीं नहीं, अभी अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसे फूड चेन्स हैं जो अब ब्रांड्स बन गए हैं, जिनकी 10+ फ्रेंचाइजेज हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, कंट्री वाइड वर्ल्ड वाइड भी जा रहे हैं। तो लोगों के अंदर रुझान आ रहा है अब, सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसको अब वो प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जितना कस्टमर आपको सोशल मीडिया से मिल सकता है कहीं से भी नहीं मिल सकता। ऐसे ही। आपने एक पोस्ट को बूस्ट करना है, कुछ पैसों में कुछ घंटों के अंदर 10,000 लोगों तक वो पहुंच जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो जितना आपको उससे वो मिलेगा बूम, वो किसी और तरह से नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी लोग जो हैं काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और अब लोग इस तरफ आ रहे हैं। अब लोग एक पे नहीं रुक रहे कि भाई मैंने एक रेस्टोरेंट खोल लिया, चलो अब यही है मेरा ख़ानदानी रेस्टोरेंट है, मैंने बनाया है, कल को मेरा बच्चा इस पर बैठेगा, फिर मेरा उसका बच्चा बैठेगा, तो अब उस पर नहीं, अब लोग जो है फ्रेंचाइजेस पे आ गए, लोग ब्रांचेस पे आ गए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट बिरयानी, वो भी एक जगह से शुरू हुए थे, अब वो हर जगह है, बाहर भी हैं, सऊदीया में है, सब है। तो उन्होंने भी अपनी ब्रांड को अब आगे उन्होंने बना दिया। वरना अगर स्टूडेंट बिरयानी जो थी, लोग नाज़िमाबाद से सदर खाने जा रहे थे, तो उनको ज़रूरत नहीं थी ब्रांचेस खोलने की, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, उनको एक ब्रांड बनना था, तो वो ब्रांड बन गया। उन्होंने अपने हर एरिया के अंदर उन्होंने उस ब्रांड को पहुंचा दिया कि भाई जिसको नाज़िमाबाद वाला नाज़िमाबाद में खा ले, गुलशन वाला गुलशन में खा ले, सदर वाला सदर में खा ले। सही। तो अब लोगों के अंदर ये ऐसी सोच आ रही है कि मुझे ब्रांड बनना है, ब्रांडिंग की तरफ जाना है, अब एक जगह पे मेरा गुजारा नहीं होगा, इस चीज़ को मुझे आगे लेके चलना है। तो और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। सही। अच्छा, क्या आप कहेंगे अपने एनालिसिस के हिसाब से कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 मिलियन लगाऊं, एक एज अ लेमैन बात कर रहा हूँ, और ROI क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, कब तक रिकवर होगा? सर एटलीस्ट आपने 1 साल तक तो वेट करना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट, क्योंकि बात वही है कि अगर चलने को तो वो आपके नेक्स्ट डे से आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा, लेकिन अगर आप एक जनरली बात करें, अगर हम उस प्रैक्टिकल होकर अगर हम बात करें, तो हमें 1 साल चाहिए। 1 साल में ROI तो पूरा नहीं होगा ना, यानी कि लेकिन आपका रेस्टोरेंट इतना स्टेबल हो जाएगा कि वो ROI की तरफ आपको ले जाएगा, लेके जाना शुरू कर देगा। यानी आपके फिर जेब से कुछ नहीं जा रहा होगा, आपको उल्टा मिल रहा होगा। फिर जब वो 1 साल में आप इतने स्टेबल हो जाएंगे, आप इतने ब्रांड बन जाएंगे, फिर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप उसकी डिफरेंट ब्रांचेस की तरफ जा सकते हैं। जब आप डिफरेंट ब्रांचेस की तरफ जाएंगे, ज़्यादा लोगों के अंदर आपका पता चलेगा ब्रांड का, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांडिंग आगे सस्टेन करने लगेगा और आगे तरक्की करने लगेगा। फ्रेंचाइजिंग क्या रोल प्ले करती है बिजनेस ग्रोथ में?
सर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं हूँ, मेरा थीम बेस्ड कैफ़े और भादराबाद के एरिया के अंदर है। तो मेरा जो कस्टमर है नाज़ाबाद वाला, जिसको दिल चाह रहा है खाना खाने का, लेकिन वो मुझसे 15 किलोमीटर दूर है, तो वो आते हुए सोचेगा। यही अगर मेरी एक ब्रांच नाज़ाबाद में होती, मेरा एक फ्रेंचाइज नाज़ाबाद में होता, तो वो आराम से जा सकता था, उसको प्लान नहीं करना पड़ेगा। अब वो मेरे पास आएगा प्लान करके कि चलो जिस दिन मैं फ्री होऊंगा ना, ट्रैफिक भी बहुत होता है, सब होता है, मैं प्लान करके जाऊंगा, यहाँ पे मार्वलस विजिट करूंगा। अब मेरी ब्रांच अगर मेरी नाज़ाबाद में, तो वो दोस्तों के साथ बैठा होगा, बोलेगा चलो चलते हैं, या घर पे डिलीवरी करवा लेगा। अब 15 किलोमीटर से कोई डिलीवरी करवाएगा मेरे पास से, तो खाना तो उसको ठंडा ही मिलेगा। ये उसको भी पता है चीज़ कि खाना तो ठंडा हो ही जाना है। तो अगर मेरी ब्रांचेज हों, फ्रेंचाइज सिस्टम चल रहा हो, या फ्रेंचाइजिंग पे मैं हूँ, हर एरिया में मेरी एक ब्रांच है, तो लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे और मुझे भी फ़ायदा होगा उससे कि मेरा कस्टमर जो है, जो दूर से आना चाहता है, एटलीस्ट आएगा तो मेरे पास, दूसरी ब्रांच में आएगा पर आएगा। सही। तो मुझे तो बस यही जानना था, क्योंकि मैं जो अपना शो करता हूँ वो एज लेमैन लोगों के लिए करता हूँ, कि वो बिजनेस और कारोबारी बातें समझ सकें और जान सकें कि किस तरह, क्योंकि आज मैंने आपसे सिर्फ इतना ही निकलवाया कि एक रेस्टोरेंट खोलना हो तो मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और क्या नहीं। तो ये थी बिलाल की जर्नी। उन्होंने कैसे एक एनईडी का लड़का जो कि इंजीनियरिंग करके ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ से मास्टर्स किए, जॉब की, और आके पाकिस्तान वापस अपना रेस्टोरेंट खोला, एक थीम बेस्ड रेस्टोरेंट जो कि पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल था। ही इज़ पायनियर इन इट और ही इज़ ओपन टू फ्रेंचाइज। सबसे अच्छी चीज़ ये है, सिखाने के लिए तैयार हैं और आगे इल्म देने के लिए तैयार हैं। आप इनसे फ्रेंचाइजिंग ले सकते हैं, आप इनसे थीम बेस्ड रेस्टोरेंट बनवा सकते हैं, और इज़ टू नाइस गाय। अभी मेरी बात हुई तो मुझे अच्छा लगा बात करके इनसे। उम्मीद है आपको ये शो भी समझ अच्छा लगा होगा। रेस्टोरेंट बिजनेस खोलना चाहते हैं या कोई थीम बेस्ड रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो ही इज़ द मैन, बिलाल अहमद आपके साथ। और इनका लिंक और नंबर सब शेयर कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद है आपको आज का कारोबारी बातों की पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे कुछ कारोबारी बातें करने के लिए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपके होस्ट को, शाहरुख कारोबार वाला। अल्लाह हाफ़िज़। सही था।